अस्सलाम वालेकुम। 1248 में फ्रांस का बादशाह लुई यह फैसला करता है कि बैतुल मक़दस शरीफ को मुसलमानों के कब्जे से आजाद कराने के लिए वो एक और सलीबी मुहिम लेकर जाएगा। यह 7वीं सलीबी जंग के नाम से मशहूर हुई। इस सलीबी जंग की खास बात यह थी कि इसका ऐलान पोप ने नहीं किया था, ना ही यूरोप के दूसरे तमाम बादशाह इसमें शामिल थे। यह लुई का अपना पर्सनल एक्सपीडिशन था, जो उसने एक मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ने उसको सेहत दी तो वो बैतुल मक़दस शरीफ को आजाद कराने जाएगा। उस मन्नत की तकमील के लिए इसने अपने लाओ लश्कर को जमा किया, अपने साथ अपने खानदान, अपने भाई, अपने जनरल्स को लिया और एक बहुत भारी लश्कर के साथ बहरी जहाज के रास्ते पहले साइप्रस पहुंचा। साइप्रस में लुई की मुलाकात टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स से होती है और नाइट्स भी अपने दस्ते इस ईसाई फौज के साथ भेजने पर रजामंदी इख्तियार करते हैं, मगर इनके पास बहरी जहाजों की कमी होती है। तो लुई सिर्फ अपनी एक चौथाई फौज के साथ मिस्र की तरफ सेल करता है और बाकी तमाम फौज पीछे दूसरे जहाजों में कुछ अरसे के बाद रवाना होने वाली होती है। इस दफा सलीबियों का प्लान यह था कि पहले मिस्र पर हमला किया जाए और मिस्र को कैप्चर करके लेवेंट के रास्ते बैतुल मक़दस शरीफ की तरफ शाम में पेशकदमी की जाए। इससे पहले इनकी तमाम मिलिट्री एक्सपीडिशंस, आपको याद होगा कि पहले कुस्तुनतुनिया में जमा होती थी और कुस्तुनतुनिया से एशिया माइनर के रास्ते ये शाम और फलस्तीन पर हमलावर होते थे। लेकिन अब की दफा इस तब्दीली के बाद, इस नई जंगी हिकमत अमली को सामने रखते हुए, इस सलीबी फौज का पहला हदफ डमीटा का किला था कि जो अलेक्जेंड्रिया, जो कि मिस्र में बहुत बड़ी समुद्री पोर्ट और मुसलमानों का शहर था, इसके मशरिक में आबाद था। जब ये नेवल आर्माडा डमीटा के साहिल के पास पहुंचा है और इसने एम्फीबियस लैंडिंग की है तो मुसलमान हैरान रह गए। मुसलमानों की इनकी आमद की कोई इत्तला नहीं थी और फौज किले के अंदर मौजूद नहीं थी। तमाम किला शहरी आबादी पर मुश्तमिल था और किले के कमांडर ने एक टैक्टिकल विड्रॉल किया और तमाम शहरी आबादी को बहिफाजत निकालकर काहिरा की तरफ रवाना कर दिया और किले को खाली कर दिया गया। जब सलीबी फौज साहिल पर उतरी है और किले की तरफ बढ़ी है तो इसको खाली पाकर इस पर फौरन ही कब्जा कर लिया गया और सलीबियों के हौसले आसमान से बातें करने लगे कि इनकी कैंपेन का आगाज इनकी तवक्को से बहुत ज्यादा बेहतर हो गया था। इस वक्त मिस्र और शाम पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बेटों की हुकूमत थी, लेकिन वो इस काबिल नहीं थे कि उस खतरे का मुकाबला कर सकते जो अब दोबारा एक नई सलीबी जंग की सूरत में सामने आ रहा था। जब सलीबियों ने मिस्र के साहिल पर लैंडिंग की तो इसी दौरान में मिस्र में अय्यूबी सुल्तान का इंतकाल भी हो जाता है। अब मुसलमानों के लिए यह दोहरी मुसीबत होती है। एक तरफ ताकत के लिए कशमकश शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ सलीबी फौजें डमीटा का किला फतह करने के बाद काहिरा की तरफ पेशकदमी कर रही होती हैं। दरमियानी फासला तकरीबन 200 किलोमीटर का था, मगर डमीटा और काहिरा के दरमियान मंसूरा का किला भी आता था। मुसलमानों ने सलीबी एडवांस को रोकने के लिए मंसूरा के गिर्द अपने डिफेंसेस लगाए और मंसूरा और सलीबी फौज के दरमियान जो दरिया बहता था उसको हद फासिल बनाकर अपने मोर्चे कायम कर लिए। मुसलमान फौज का पड़ाव, जिसकी क़यादत फखरुद्दीन कर रहे थे, मंसूरा के किले के बाहर था। इसके बाद दरिया और दरिया के दूसरे किनारे पर सलीबी फौज। तवील अरसा यह महासरा कायम रहा, मगर एक दिन सलीबियों ने मुसलमानों को सरप्राइज कर दिया। जब सुबह के वक्त मुसलमान अपने कैंप में आराम से बैठे हुए थे तो एक खास रास्ते से, जो मुखबरी के जरिए सलीबियों ने मालूम किया था, एक हरावल दस्ता उनका दरिया क्रॉस करता है, जिसकी क़यादत किंग लुई का अपना भाई कर रहा होता है और वो दस्ता मुसलमानों के कैंप पर टूट पड़ता है। मुसलमानों को शदीद नुकसान होता है, घमसान की लड़ाई होती है और इस नुकसान में मुसलमान कमांडर इन चीफ फखरुद्दीन शहीद हो जाते हैं। मुसलमान फौज तेजी से रिट्रीट करती है और मंसूरा के किले में दाखिल हो जाती है। जो ईसाई दस्ता मुसलमान फौज पर शबखून मारने के लिए भेजा गया था उसकी तादाद कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। जब किंग लुई को इस कामयाबी की इत्तला मिलती है तो वो अपनी फौज को हुक्म देता है कि फौरन दरिया पार किया जाए और इस दस्ते के कमांडर अपने भाई को हुक्म देता है कि इसी जगह इंतजार किया जाए जब तक कि बाकी सलीबी फौज दरिया पार करके यहां ना पहुंच जाए। लेकिन बादशाह का यह भाई इस वक्त जोश में होता है और बादशाह के इस हुक्म की उदूली करता है। मुसलमान फौज जो किले में दाखिल हो चुकी होती है उसको इस वक्त सख्त कड़ी आजमाइश का सामना होता है।
قاہرہ میں خلیفہ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، شبخون کے ذریعے مسلمان کمانڈر ان چیف بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور اس وقت مسلمان فوج کی قیادت اور اس کا نظم ایک نئے سپہ سالار کے ہاتھ میں آتا ہے، جو بعد میں تاریخ میں رکن الدین بیبرس کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اس صلیبی کیمپین میں موجود برٹش ریجمنٹ اور ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس بھی لوئی کے بھائی کو مشورہ دیتے ہیں کہ پچھلی فوج کا انتظار کیا جائے اور ہم چند ہزار کے دستوں کے ساتھ منصورہ میں داخل نہیں ہوتے، لیکن بادشاہ کا بھائی انکار کر دیتا ہے اور خود اپنی فوج کو لے کے منصورہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مجبوراً ٹیمپلرز اور ہاسپٹلر نائٹس اور برٹش بریگیڈ اپنے کاؤنٹ کے ساتھ منصورہ شہر کے اندر داخل ہوتی ہے۔ بیبرس اس وقت تک مملوک فوج کو ری آرگنائز کر چکے ہوتے ہیں اور ایک کاؤنٹر اٹیک کی اسٹریٹجی بھی ڈیولپ کر لی جاتی ہے۔ سب سے پہلا کام صلیبی فوج کے لیے منصورہ شہر کے اندر ایک ایمبوش لگایا جاتا ہے، شہر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جس طرح مسلمان فوج شہر خالی کر کے جا چکی ہے۔ اپنے جوش میں یہ کئی ہزار فرینچ فورسز، ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس اور برٹش بریگیڈ ایک ساتھ شہر میں داخل ہوتے ہیں اور شہر کی تنگ گلیوں میں ٹریپ ہو جاتے ہیں۔